isobaric and isophoric is also there, but it is not in syllabus in detail. We have given isothermal and adiabatic process. पूरी प्रोसेस हम लोग स्टडी किए हैं. व्हाट इज द वर्क डन इन द प्रोसेस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट, वेयर इट इज यूज्ड एंड व्हाट आर द इफेक्ट, सारे हम लोग फर्स्ट लॉ के अंदर में आए हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव ऑलरेडी डन. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या था, इज एनीवन डेल्टा क्यू इज इक्विवेलेंट टू, बताओ, डेल्टा क्यू इज इक्विवेलेंट टू, किसी को तो याद होगा. आई एम चेकिंग इन बिटवीन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग. Six students here. Is anyone present? Vanshika, you can tell. Vanshika, you are present. It is showing here. You can tell me. First law of thermodynamics क्या है? मैम डेल्टा V प्लस डेल्टा W. Delta U plus delta W. Okay. What is delta U? Some heat supplied to system. Delta U is your internal energy. In short form, it is internal energy of the system. Yes. Delta Q is equivalent to delta U plus delta W, or you can write dQ is equivalent to du plus PdV. This is your internal energy. पूछा था U पूछा था. क्या? U. आपने भी U पूछा था तो U. U पूछी थी. Okay मैम. dQ is equivalent to du plus PdV. PdV is the amount of work done. du plus PdV. Okay. du is your internal energy and PdV is the work done. First law we have already done. Now you tell me, first law में क्या कमी था? What are the deficits? What are the limitations? Limitations or you can like deficits. First law में क्या कमी था? In first law, such that we have to study second law. Second law क्यों आएगा? ये first law is explaining everything. What is the need of second law? और आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में सारा आंसर क्लियर है, तो डोंट नीड सेकंड स्टेटमेंट. जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ में व्हाट वाज द डेफिसिट इन न्यूटन फर्स्ट लॉ, वी हैव डिस्कस. न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या डेफिसिट था, जैसे हमें सेकंड लॉ स्टार्ट करना पड़ा. इज एनीवन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड न्यूटन फर्स्ट लॉ. एनीवन हु कैन टेल मी? आई हैव डिस्कस्ड दैट टाइम आल्सो. न्यूटन के फर्स्ट लॉ के लिमिटेशन क्या था? जैसे एनीवन, ऐसे थर्मोडायनामिक्स में भी आएगा. एनीवन? एक्सेलरेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं था न्यूटन के फर्स्ट लॉ में. न्यूटन के फर्स्ट लॉ में व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, द मेन इफेक्ट दैट वाज एब्सेंट इन न्यूटन फर्स्ट लॉ. फॉर दिस ओनली द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी नहीं थी. हाँ, तो व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं था फोर्स का, तो इसलिए सेकंड लॉ में क्या कमी था? थर्ड लॉ है. What is the drawback or deficit in second law? थर्ड लॉ का जरूरत पड़ा. रिएक्शन फोर्स कंसीडर्ड नहीं था. रिएक्शन फोर्स कंसीडर नहीं था. इफेक्ट ऑफ फोर्स कंसीडर नहीं था. ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स और यू कैन टेक ए रिएक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट. तो इसलिए, तो इन द सेम वे यहाँ थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ये ऑलरेडी एक्सप्लेन. फर्स्ट लॉ में क्या कमी आपको फील हो रहा है, बट शुड बी द डेफिसिट सच दैट वी विल स्टार्ट सेकंड. इज एनी केस? मैम उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स था, तो इसमें शायद डायरेक्शन ऑफ हीट हो सकता है. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, वेरी गुड. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी नहीं है. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज नॉट फाउंड यूजिंग फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ को यूज करके हम ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं फाउंड कर सकते.
यूजिंग फर्स्ट लॉ, व्हाट मीन द सेकंड वन, ऐसे गेस करके बोल सकते हो। फर्स्ट लॉ, सेकंड वन क्या हो सकता है? A measurement of heat. Yes, कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, amount of heat converted to work, amount of heat energy converted to work is also not explained. This can be a question of 3 marks. What is the need of second law of thermodynamics? What are the problems in first law of thermodynamics, or what are the limitations of first law of thermodynamics? ठीक है? Yes. What else? It does not tell us about the sources. About sources. Whether it has high temperature or low temperature. Whether it has high temperature, whether it is a hot source or cold source, not mentioned. Or low temperature, not mentioned. Is the last sentence visible? Aryan? No, ma'am. Ma'am, no, ma'am. Last Ma'am, the right sentence. side of the board is not visible. The right side. I mean, now it is visible. Yes, ma'am. About sources, whether it has high temperature or low temperature, not mentioned. इसका मीनिंग हम शॉर्टकट में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन शॉर्टकट एंड दिस शॉर्टकट में इसको चेंज कर रहे हैं। क्या है? डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, अमाउंट ऑफ हीट And the फ्लो right और side amount board of is heat converted to work. visible again. Direction of heat flow. Next, just write down. I am not ready to get it next. Okay, those were writing. Is it over? Again, I am each sentence. पहला सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि हीट के डायरेक्शन हमें नहीं पता। जस्ट लाइक ए डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें नहीं पता था, एक्सीलरेशन हमें नहीं पता था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, कितने अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टिंग इनटू वर्क, दैट आल्सो वी आर नॉट श्योर। थर्ड वन, whether the source is a hot source or a cold source, we don't have any idea. For this only there is a need of another law, the second law of thermodynamics. Now second law of thermodynamics, इससे ये एक अदृश्य लॉ है। जैसे क्या है, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल देखे समझा। सपोज आपको अपनी जो टैंक है, अपनी जो बेसिन है, बेसिन में आपको पानी मिलना चाहिए, तो वाटर शुड कम फ्रॉम हायर लेवल। ये समझो, आपके घर के ऊपर ओवरहेड टैंक है, तो ओवरहेड टैंक से वाटर कनेक्शन से तभी आप जब भी यहाँ टैप खोलते हो तो पानी मिल जाता है। ये समझो, ये सुनो, तो वाटर कम्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल ऑन इट्स ओन। लेकिन आपका पानी कहाँ से आता है? पानी पहले यहाँ जमीन का है। हाउ यू pour the water in the overhead tank? How you pour the water in the overhead tank? By using a motor. ऐसा ना, मोटर चला के आपके सोसाइटी में सुबह मोटर चला के अपने टैंक, ओवरहेड टैंक को भरता है। Then that tank is supplying water to your house without consuming energy. लेकिन जब सोसाइटी वाला मोटर में भरते हैं, that is consuming electrical energy. That water bill is your saving. ये समझ, tell me, ये समझ। मैम आपकी वॉइस एको हो रही है और क्लियर नहीं है। अभी तक क्लियर था, अभी तक क्लियर है। मैम बहुत ज्यादा एको हो रही है। कैसे बहुत ज्यादा एको हो जाएगा? I will use my own data. और किसी का भी प्रॉब्लम है और अपने लैपटॉप में exchange the data from Geo to Airtel. Now you tell me, अभी भी इको हो रहा है क्या? हाँ अब ठीक है।
कहीं कब जियो की के जियो वाईफाई की कभी मैम अभी भी हो रहा है, अभी भी क्लियर नहीं है। ऐसे नहीं हुआ तो इंटरनेट में सारे तीनों डाटा देखते और कोई क्लियर नहीं है। यस मैम अब क्लियर है। यस मैम अब क्लियर है थोड़ी। क्लियर आ रही है मैम, अब क्लियर आ रही है। Yes, tell me now. यस मैम नाउ इट्स क्लियर। Okay. So here having water supply in a colony. First we take the water from lower level to higher level, spending energy. That energy is given by electrical system. Electrical energy लगा के you take here, then it flows on its own. अगर आपको बोल दिया जाएगा without spending any energy, can you able to supply water to the whole colony? Is it No, ma'am. possible? No. No, ma'am, पहला it's केस not का आंसर possible. आपका पहला केस का आंसर आपका नो था. नेक्स्ट सेकंड केस. Suppose if you are making 1 cup of tea, that day I told you if you are making 1 cup of tea, suppose you spend 10 joule of energy. Out of 10 joule of energy, 9 joule of energy is taken by the utensil. अब जिसमें चाय बनाते हैं, that takes 9 joule of energy. But without using that utensil, without using that container, can I able to make tea? So ma'am. Can I able to make tea without using? No मैम। No. No ma'am. So इसका मतलब every time I am doing anything, I have to send something to waste. Are you accepting the direct truth? मुझे कुछ भी करना है तो मुझे कुछ चीज को वेस्ट में देना है पड़ता है. Understood? Why the students are waiting on the guest? Why some students are there on the guest? That is not understood. बार बार आ रहे हैं. Some students are waiting on the guest. Why it is so? तो सारे लोग तो अपने ही होते हैं. Ma'am, on the third point, what are the Why there first is two some guest? words? First one. Ma'am, on the It's a third guest point, में what क्यों are the आएंगे? first two words? Tell me again. Ma'am, on the third point, what are the first two words? Hard. I have given you the example. Here I am giving some examples. You are writing this one Ma'am, about sources. yes, ma'am. Okay. About sources, whether it is hot or cold. It has high temperature or low temperature. That is not mentioned. First law is silent about the nature of the source. सीधा बात है. First law is silent about the nature of the source. Whether it is a hot source or a cold source. We don't know. In first law. Now it is. We are continuing second law now. Second law का example मैं एक के बाद एक दे रही हूँ. So here also you have accepted. Now you tell me anything you eat fully without throwing anything to dustbin. कोई एक ऐसी चीज बताओ. ये आइसक्रीम नहीं बताओगे. डोंट टेल मी द आइसक्रीम कर्नेटो. आइसक्रीम स्टिक वाला आप स्टिक फेंक देते हो. कर्नेटो में आप बोलोगे हम कुछ नहीं फेंकते. कर्नेटो का कवर फेंकते हो बस. Yes or no? Whatever things you are eating, suppose you are eating गेहूं. गेहूं से आटा लेते हैं. गेहूं का छिलका फेंकना पड़ता है. केला खाते हैं. छिलका आप बाहर फेंकते हो. Whole material जो है something you are always throwing to dustbin. Whatever work you are doing. Tell me, yes or no?
Yes, ma'am. ऐसे बोला जाता है कि सपोज आप 100 लीटर पेट्रोल डालते हो आपकी बाइक में, 100 लीटर पेट्रोल डालते हो तो सिर्फ 40 लीटर मैक्सिमम बोला जाता है, 40 लीटर आपका रनिंग बाइक जो रास्ते में जाता है वो माइलेज देता है, 60 लीटर आपका थ्रोन टू द एनवायरनमेंट एज वेस्टेज। डू यू बिलीव इट? बोला जाता है अगर 60 लीटर इतनी ज्यादा लॉस हो रहा है तो हम ऐसे बॉडी क्यों नहीं बाइक का बनाते जो हीट ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, सारे हीट काम में आ जाएगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन ऑफ एन इंटरनल कंबस्शन इंजन इज टेकन 40%, मतलब 100 से सिर्फ 40 वो यूज कर रहे हैं, रेस्ट 60 वेस्ट होता है। ये चीज आप हर चीज में देख सकते हैं, वट एवर यू आर डूइंग। सबसे बेस्ट आपका एमसीक्यू एग्जाम्पल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे आप 2 पेज न्यूमेरिकल्स करते हो, कभी कभी कैलकुलेशंस करते हैं, कितना वेस्ट करने के बाद आपको मिलता है। तो इस चीज को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला गया कि कोई भी आपके पास ऐसे इंजन नहीं होगा, कोई भी जिसका एफिशिएंसी व्हाट डू मीन बाय द टर्म एफिशिएंसी, जिसका एफिशिएंसी 100% है। नो इंजन यू कैन इन्वेंट, दिस इज टेकन एज अ चैलेंज, नो इंजन यू कैन इन्वेंट विथ एन एफिशिएंसी 100%। एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय द वर्क डन। तो कितने वर्क डन हुआ और कितना हीट सप्लाई हुआ। एफिशिएंसी आपका आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट कितना आप दिए और इनपुट कितना दिया गया। आउटपुट आप कितना दिए और इनपुट कितना दिया हुआ है। इनपुट होता है आपका हीट सप्लाई टू द सिस्टम, आउटपुट कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो आपके पास अगर 100% हीट सप्लाई है, यू नॉट एबल टू कन्वर्ट द होल 100% इनटू वर्क। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको ये समझाना चाहते हैं कि एवरी टाइम यू हैव टू थ्रो समथिंग टू द डस्टबिन, और डस्टबिन हम यहाँ लेते हैं, कुछ भी आप काम करो डस्टबिन में, और डस्टबिन हमारे यहाँ होता है सिंक। We are having two things here. One is sink, one is source. One is sink, the other one is source. Source से हम हीट एनर्जी लेंगे, बीच में काम करेंगे, the rest some amount we will throw it to the sink. So which one is with higher temperature? I'm not telling you just the statement of second law. Second law थोड़ा start करने के लिए मैंने यहाँ set करना है। Suppose मेरे पास यहाँ source है, ये source है, और यहाँ बीच में सिस्टम है, बीच में मेरे पास सिस्टम है, और यहाँ मेरे पास सिंक है, दिस वन इज सिंक। सोर्स का टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर सिंक का T2 है। पहले तो ये बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए जनरली, किसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, सोर्स का। ये सुनो टेल मी, तो सोर्स क्यों बनेगा जनरल केस में? रेफ्रिजरेटर आई एम टेलिंग, रेफ्रिजरेटर में उल्टा होता है, यहाँ हीट इंजन में सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ये T1 से सपोज आप Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिए, Q1 से आपको कुछ अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ वर्क डन में आ गया, क्योंकि ये आपका सोर्स है, सोर्स आपका पेट्रोल है, पेट्रोल यहाँ आपका बाइक के इंजन में गया, इंजन ने वर्क डन किया, आगे रास्ते में चल के दिखाया, एंड रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज थ्रोन इनटू सराउंडिंग, हियर इट इज योर Q2 अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग में। ठीक है, तो आपका ये जो Q1 माइनस Q2 है, ये आपका वर्क डन है डिवाइडेड बाय द हीट सप्लाइड Q1, ये आपका एफिशिएंसी। तो आप हमेशा ट्राई करोगे कि Q2 अमाउंट मेरे जो सिंक में वेस्टेज है वो मैं कम कराऊं, तब मेरा वर्क डन बढ़ेगा। ये समझो, आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम? Yes, ma'am. नो व्हाट एवर थिंग यू आर डूइंग, सपोज इसको दोबारा ये देखिए, आप 1 कप चाय बनाए, 1 कप चाय बनाने के लिए आप यहाँ से हीट एनर्जी ले रहे हैं चूल्हा से, यहाँ आपका सस्पेन है, सस्पेन में आप पानी, मिल्क, शुगर और टी ये डाल दें, ये आपका वर्क डन है, और रेस्ट जो हीट एनर्जी है वो सस्पेन को आप बाहर निकाल दें धोने के लिए, लेकिन सस्पेन बहुत टाइम तक हीट रहे। कभी ये प्रूफ करके देखो, सस्पेन में ज्यादा हीट होता है, चाय बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ये रियल लाइफ है। तो
रियल लाइफ में हम बहुत मेहनत करते हैं, ये भी आप देख सकते हो इसको डाल के, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आउटपुट जो है ना बहुत छोटा मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक ही न्यूमेरिकल में आप 2-3 पेज दिए लेकिन आंसर एमसीक्यू में एक ही है, इतने छोटे से आंसर। तो इसी चीज को न्यूटन ये जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ बताता है कि यू कैन नेवर डिवाइड, आप कभी भी बना नहीं पाओगे जिसका एफिशिएंसी 100%। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, यू कैन नेवर कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन कुछ एफिशिएंसी 100%। इसमें दो तीन साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो कोई बोर्ड में भी लिख नहीं पाएगा, आपको सिर्फ रिलेटिव स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। पहला वाला केल्विन प्लांक्स, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, प्लांक्स कांस्टेंट, केल्विन टेम्परेचर, दो रिनाउंड साइंटिस्ट है, इनके स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट आपका क्लासियस, एक साइंटिस्ट के स्टेटमेंट है। इनका स्टेटमेंट एग्जैक्टली अगर आप देखना चाहते हो, इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग it is impossible to construct an engine which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir। यहाँ से देखो, ये एक रिजर्वेयर है। रिजर्वेयर के मीनिंग क्या है? रिजर्वेयर के मीनिंग है हॉट सोर्स। हॉट सोर्स के मीनिंग क्या है? इसके अंदर कुछ कोयला सपोज जल रहा है, कुछ कोल लेके हॉट कोल आप इसके अंदर रख दिए, तो ये रिजर्वेयर है, रिजर्वेयर हो गया। इनके बोलने के बाद it is impossible to construct an engine which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work। Suppose इसमें आप 80% heat ले लिए, Q amount 80% heat ले लिए, all 80% you can never convert to work। It is impossible to take heat from a reservoir and converting the whole amount of heat energy into work without throwing anything to the scene, without losing a single amount of heat energy to the surrounding। Is it possible? जैसे हम एक पूरे दिन में, आप एक इसको और एक प्रैक्टिकल लाइफ के सिचुएशन के साथ डाल, सपोज आपको बोला जाएगा अपने बॉडी के अंदर से आप फूड एक्सट्रैक्ट करके उसी को खा के जिए, पॉसिबल है? बेस्ट एग्जांपल लाइफ ऑफ पाई, देखे हो लाइफ ऑफ पाई, दिल्ली के स्टूडेंट, एनीवन हु हैज नॉट सीन दैट मूवी लाइफ ऑफ पाई? नहीं, किसने नहीं देखा? हिमांशु, मैम देखिए, उसमें वो खाना खाने के लिए कितना मेहनत उसको करना पड़ता था, ये सुनो। मैम यस मैम, उसके पूरे साथ टाइम साथ भी सी में एक टाइगर के साथ। पूरी टाइम सी में टाइगर के साथ, पता वो सूरज जो है वो दिल्ली के पीतमपुरा के स्कूल के स्टूडेंट था, 12th क्लास का, बहुत ही अच्छा किया है उसने जो दिखाया है ना। उसमें क्या है, सपोज आप कहीं कहीं रिवर में, सी में बियर गिल्स के हालत देखे होंगे कि दे हैव नो फूड विद देम, और उनको ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि मछली पकड़ के खाओ, कोई एक्वाटिक एनिमल्स को पकड़ के खाओ। तो इज इट पॉसिबल? ह्यूमन बींग्स अगर फास्टिंग करता है तो अपने बॉडी से कितने टाइम तक जो स्टोरेज फैट होता है कितने टाइम तक यूज कर सकता है? कोई आइडिया है? देखे हो आप अन्ना हजारे फास्टिंग, आप देखे होगे मैम महात्मा गांधी विदाउट के फूड, फास्टिंग। मैम विदाउट फूड तो आई थिंक अप्रोक्स 2 वीक्स या 3 वीक्स। हाँ, विदाउट फूड इट इज 14 डेज, विदाउट वाटर 4 डेज बोला जाता है। तो इसका मतलब अपने अंदर ma'am. से एक्सट्रैक्ट करके, अपने अंदर से एक्सट्रैक्ट करके उसी को एनर्जी में कन्वर्ट करना इजीली नहीं है, इतना इजी नहीं है। तो ऐसे अगर मैं बोलूंगी कि मेरे पास एक मोटर बोट है, टेक द सिचुएशन, मेरे पास एक मोटर बोट है, उस मोटर बोट में मेरे पास ऑयल नहीं है, मैंने पानी के अंदर उसी पानी को लाके उसको चला सकती हूँ एवरलास्टिंग इंजन जैसे? चलेगा ही नहीं मैम। चले गई, मुझे उसके साथ तेल चाहिए। मैंने एक गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं दूंगी, ब्रेक ऑयल नहीं दूंगी, मैं बोलूंगी आई हैव गिवन पेट्रोल टू द व्हीकल एंड दिस सेम पेट्रोल विल बी यूज्ड इन ऑल 3 ब्रांचेस। नॉट पॉसिबल, सो इजी, इतना इजीली नहीं होगा वो, उसके लिए टेक्नोलॉजी आपका पूरा चेंज हो जाएगा। तो इट इज इम्पॉसिबल विदाउट थ्रोइंग एनीथिंग टू द डस्टबिन। जैसे बोलते हैं कोई भी चीज ले जाता है,
कुछ भी आप करो, कुछ भी खाओ, यू हैव टू सेंड समथिंग टू द डस्टबिन। आप आलू खाने से छिलका फेंकना पड़ता है। बोलते हैं लोग जितना खाना खाते हैं ना उससे ज्यादा उनको वेस्ट प्रोडक्ट्स घर के अंदर से कूड़ा वाला लेके जाते हैं। सबके घर के सामने बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट अलग हो जाते हैं। और आप लोग तो जो बाहर से मार्केट से मंगा के खाते हो, पिज्जा इतना छोटा है, उसके ऊपर कवर बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा है, ये सब ना। तो ये सारी Yes, चीजें ma'am. अगर आप देखोगे ना, ये सेकंड लॉ है कि हम जितना काम करते हैं ना, जितना हम काम करते हैं और जितना एनर्जी लेते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हमारे पास जितने सपोर्ट देते हैं, पेरेंट्स हमें बुक्स देते हैं, कोचिंग सेंटर के फैसिलिटीज देते हैं, स्कूल से ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास देते हैं, टीचिंग देते हैं, एक एक सब्जेक्ट में 2-2 3-3 टीचर भी, फिर भी हमारा आउटपुट इतना अच्छा नहीं होता। जो 100% देते हैं तो हम 60% 80% तक मैच करा देते हैं। ये डिपेंड करता है हम कितना वेस्ट करते हैं। ठीक है, इन द सेम वे जैसे आपको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन आपको लंग्स बहुत कम ऑब्जर्व करता है, लेकिन आप लेते हो एयर बहुत ज्यादा है। ये सारे आपका अगर रिलेट करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको सेकंड लॉ ही बता रहा है कि एवरीथिंग इट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, it is impossible for a self-sustaining engine, self-acting machine without support of any external energy to transport heat from a body to another at higher temperature. आपके पास दो बॉडी दिया हुआ है, सपोज ए का टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है, आपके पास बी दिया हुआ है, बी का टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस। आप इसमें से यहाँ तक हीट विदाउट एक्सटर्नल हेल्प कर नहीं सकते, ये सब ना कंडीशन है। नहीं ऐसे तो मैम होगा इम्पॉसिबल मैम। T1 is less than T2 डिग्री। यहाँ देखो T1 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन T2 डिग्री सेल्सियस, ये कोल्ड है। सपोज मेरे पास आइस है और यहाँ मेरे पास फायर है, नहीं तो कोई हॉट रॉड है, तो मैं हॉट रॉड आइस से इसके पास हीट एनर्जी दे नहीं सकते विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। हर जगह आपको एक्सटर्नल हेल्प दिया है। विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी हेल्प इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम ए लोअर टेम्परेचर टू ए हायर टेम्परेचर बॉडी। द सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी हेल्प, विदाउट द हेल्प ऑफ ए मोटर, आई एम नॉट एबल टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो लोअर लेवल टू हायर के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, यही है सेकंड लॉ, जिसके चलते हमें एफिशिएंसी 100% नहीं मिलता। ठीक है, सेकंड लॉ का दो स्टेटमेंट भी है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट को मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ विथ एग्जाम्पल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग यही है, विदाउट डूइंग एनी वर्क, without doing any work it is impossible to convert, without doing any waste or without doing any waste. Wait, sentence change करते हैं, without releasing any waste it is impossible to convert coal heat into water. I have given you uncountable examples, real life, खाने का स्टाइल, पानी सप्लाई करने का स्टाइल, हीट एनर्जी, हीट इंजन, सब में यही आप देखोगे सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द थिंग। तो एफिशिएंसी की फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। एफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी की फॉर्मूला हमारे पास होता है जो एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, 1 - Q2/Q1। इससे पहले मैंने लिखा था, दिस कैन बी इक्विवेलेंट टू 1 - Q2/Q1। इसमें से T1 क्या, किसका सोर्स है? T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। ठीक है, तो हमारे पास एफिशिएंसी 100% कब होता है? जो सीधा इक्वेशन, एफिशिएंसी इज 100% है जब T1 = T2, ऐसा नहीं,
कैसे, कब होगा एफिशिएंसी 100% कब होगा? T1 = T2 में एफिशिएंसी 0 हो जाएगा क्योंकि सारे हीट सोर्स से सिंक तक पास कर गए। टेल मी व्हेन एफिशिएंसी इज 100%, इक्वेशन देख के बताओ। T1 is equal to T2 में 0 हो जाएगा। आइदर T2 = 0, T2 0 होगा तो एफिशिएंसी 0 होगा, और क्या हो सकता है? T1 = कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। दोनों इम्पॉसिबल है, Yes, ma'am. दोनों इम्पॉसिबल है क्योंकि आप सिंक को बिना हीट दिए कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसको चैलेंज देने के लिए सेकंड लॉ की साइंटिस्ट है कार्नोट। ये कार्नोट इंजन वो बनाए हैं और ये इट इज एन ओपन चैलेंज टू ऑल साइंटिस्ट। ये बोलते हैं कि इनका स्टेटमेंट ऐसे ही है कि मेरे इंजन जो मैं बनाई हूँ उससे अच्छा इंजन और बन ही नहीं सकता, और उस इंजन से मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी इंटरनल कंबस्शन इंजन का 40% है, उससे ज्यादा कोई बना ही नहीं सकता। एक इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा अच्छा चैलेंज देते, बहुत ही लोग इसको चैलेंज को लिए हैं लेकिन सारे एनर्जी एनवायरनमेंट ही ले लेते हैं। आप बोलते हो कि मैं आज बहुत ज्यादा खाना खाई हूँ तो मेरे को नेक्स्ट भूख नहीं लगेगी, मैक्सिमम कितना दिन नहीं लगेगा? आपको हीट एनर्जी सारे कहाँ गए? यू नॉट डन एनी वर्क। ये इसके बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एक आदमी पूरी साल खाना खाते ही गया तो खाया कैसे? भूख लगा इसीलिए ना। अगर एक बार खाना खाने के बाद उसके बॉडी का जो सिस्टम है वो उसी एनर्जी को ले जाता था और उसमें फिर एनर्जी में कन्वर्ट करता था तो उसको भूख ही नहीं लगता। ऐसा ना, आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको भूख लगता है, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, लेट इट बी, डिपेंडिंग ऑन दी क्वालिटी ऑफ फूड। तो हीट एनर्जी कहाँ जाता है? खाना इज वन टाइप ऑफ हीट एनर्जी। आपके स्टोमक के अंदर एक फर्नेस है दैट इज कन्वर्टिंग इट इनटू heat energy. That heat energy is supplied throughout your blood. Yes or no? चलने के लिए आपको कौन सा एनर्जी मिल रहा है? मस्कुलर एनर्जी। कहाँ से आए? हीट एनर्जी से आए। ये सर नो, ये सारे आइडिया है ना आपके दिमाग में? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस कभी देखे हो? ये क्या उसको बोलते हैं, एक सीरियल जो लंबा खींचा है सबसे ज्यादा, सीआईडी। सीआईडी सीरियल कभी सुने हो? उसमें मोस्टली दिखाते हैं देखा भी है। किसी एरिया में किसका डेथ हो गया, उसमें फोरेंसिक साइंटिस्ट पहुंच जाते हैं। फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या फाइंड आउट करते हैं बताओ? फाइंड आउट करते हैं कि डेथ एग्जैक्टली किस टाइम में हुआ था, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, रात को हुआ था, परसों रात को हुआ था। हाउ दे फाइंड? अगर आप सीआईडी सीरियल देखे होंगे तो आपको कुछ आइडिया होगा कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये डेथ इस जगह में बॉडी 2 कितनी दिन दिखी पहले हुई है मैम, बॉडी कितनी दिखी हुई है उसे देख के। बॉडी के डिक्की कैसे पता चलता है? स्किन को कैसे टेस्ट करते हैं कि स्किन इतना सिकड़ गया? तो बॉडी डिक्की कहाँ से पता चलता है? व्हाट दे मेजर फर्स्ट? Heat energy है। हीट एनर्जी कैसे मेजरमेंट करते हैं? हीट एनर्जी तो बॉडी के पास, हम बोली थी ना, हीट एनर्जी हमेशा ट्रांजिट होता है। आप हीट एनर्जी नहीं बोल सकते, यू आर टेकिंग रॉन्ग वन। करेक्ट तो करो। बॉडी टेम्परेचर क्या मदद से वेरी गुड। पता लगाते हैं? they only see the body temperature. अगर आप अन्ना हजारे के लेते हैं, कोई फास्टिंग करता है, उनका देखते हैं तो फास्टिंग करने वाले के डॉक्टर जगह पहुंच के क्या करते हैं? पहले टेम्परेचर देखते हैं, आपका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस है। अभी एटमोस्फेरिक टेम्परेचर आज के दिन में 6 डिग्री सेल्सियस। स्कूल के एरिया में बहुत ठंड है, हम लोग स्कूल में हैं टॉप फ्लोर में, 6 डिग्री सेल्सियस है। तो 37 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस। अभी हम आपको पढ़ाए थे कैलोरीमेट्री में, मेरे पास यहाँ से हॉट बॉडी हो गई, दिस वन इज हॉट सोर्स, दिस वन इज कोल्ड, ये दोनों मिक्स करके एक फाइनल टेम्परेचर, एक रिजल्टेंट टेम्परेचर देते हैं। डू यू थिंक दैट 37 + 6 ये ऐसे हो जाएगा? 37 + 6 डिवाइड बाय 2, तब तो ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो हम कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम अपने टेम्परेचर को लॉस होने नहीं दे रहे, हमारी बॉडी हमेशा हीट रेडिएट कर रहा है क्योंकि हमारे बॉडी के पास ज्यादा हीट एनर्जी है, लेकिन इसको 6 डिग्री सेल्सियस तक हम लाने नहीं दे रहे। हम 37 से मैक्सिमम अगर 36 35 तक आ गया तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं।
कौन सा प्रॉब्लम बोलते हैं? ऐसे न्यून किस टाइप का डिजीज होता है बोलते हैं? जो लोग ऐसे कंपते हैं ठंड में, नो आइडिया। हाइपोथर्मिया सुने हो कभी? Yes, ma'am, बहुत ज्यादा hypothermia. प्लास्टिक लेके, हाँ, तो इसीलिए तो स्कूल में डोनेशन कैंप अरेंज किया हुआ हाइपोथर्मिक सिचुएशन। तो ये हाइपोथर्मिक सिचुएशन से बचाने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, टेल मी। सपोज हमारे पास कोई स्वेटर नहीं है, मैम हैंड्स की मूवमेंट आनी चाहिए. एनर्जी रिलीज करता हाँ, है. सबसे बढ़िया जॉगिंग करो। यू मेक योर ओन बॉडी हीट। जॉगिंग करो, रनिंग करो, रेसिंग करो, आपको काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, ऐसा ना मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ बढ़ा सकते हो। तो आप कंटिन्यूस यहाँ कर ही रहे हो। यू डू सम वर्क, यू डू सम एक्सरसाइज, यू विल हीट अप योर बॉडी। तो वार्म अप एक्सरसाइज नहीं बोला जाता, वार्म अप एक्सरसाइज, इसका नाम इसीलिए है, इसीलिए तो है क्योंकि आप अपने बॉडी को हीट रख सकते हो। लेकिन यहाँ जो कार्नोट इंजन है वो दो, कार्नोट इंजन सिलेबस में नहीं है, लेकिन सेकेंड लॉ के लिए जरूरी है। इसमें से क्या है, उन्होंने क्या लिया, देखो उन्होंने लिया इनफाइनाइट हीटिंग पैड। इनफाइनाइट हीटिंग पैड मतलब इसके इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट है। जो हीटिंग पैड है वो लिए हैं, उसमें इनफाइनाइट अमाउंट के हीट आ सकती है। उसके बाद ये लिखे लिए हैं एक इंसुलेटिंग पैड, उसके बाद एक इंसुलेटिंग पैड, इंसुलेटिंग बेस, और इसके बाद वो लिए हैं सिंक। ठीक है, ये जो इनफाइनाइट हीटिंग पैड, ये क्या करते हैं, इनके पास एक सिलेंडर होता है, जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर में चारों तरफ एडियाबैटिक नहीं, ये एडियाबैटिक है, ये सारे एडियाबैटिक है, ये भी एडियाबैटिक है, लेकिन ये वाला डायथर्मिक है, ये वाला डायथर्मिक है। लोअर लेवल जो है सिलेंडर का वो डायथर्मिक है। इसमें सपोज एक पर्टिकुलर 1 मोल 2 मोल ऐसे गैस ले लेते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस लेते हैं। उन्होंने क्या करते हैं, ये सिलेंडर को लेके इसके ऊपर रखते हैं, देन व्हाट विल हैपन, टेल मी। सिलेंडर को लेके The gas will start expanding. मैम तो गैस गैस एक्सपैंड स्टार्ट कर जाएगा. एक्सपेंडिंग। तो जब गैस एक्सपेंड हो रहे हैं वो किस टाइप के एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल एक्सपेंशन, टेल मी व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंशन। आइसोथर्मल होगा. Is it visible, audible now? बीच में बंद हो गया था। ये Yes, गैस ma'am. जब मैं इसके ऊपर ली हूँ तो पहला केस मेरा क्या है, एक्सपेंशन हो गया। सपोज ये मेरे यहाँ से देखो P1 V1 P1 V1 to P2 V2 हो गया, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था, सिलेंडर ऊपर जा रहा था, गैस एक्सपेंड होगी, उसी टाइम मैंने इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया, तो थोड़े देर तक हीट सप्लाई कट ऑफ हो गया, लेकिन मेरे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। ये भी एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। फर्स्ट स्टेप गैस सिलेंडर ऑन इनफाइनाइट हीट पैड, सेकंड स्टेप ऑन इंसुलेटिंग पैड, और थर्ड स्टेप यहाँ सिंक। सिंक के ऊपर जो हुआ, सिंक का ये वाला डायथर्मिक है, सिंक का ये वाला डायथर्मिक है, और ये सारा एडियाबैटिक है सिंक, और ये सारे परफेक्टली जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो लेके किए। उसके बाद वो सिंक में जब गया तब क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, तो ये ऐसे कंप्रेशन हुआ, दिस इज योर आइसोथर्मल कंप्रेशन। जब ये कंप्रेशन हो रहा था फिर इसको इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया, तब ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो पूरे एग्जैक्टली ये जो जिस टाइप से बोलते हैं साइक्लिक, तो पूरा ऐसे कंप्लीट कर दिया, एक्सपेंशन एक्सपेंशन कंप्रेशन कंप्रेशन, P1 V1 to P2 V2 P3 V3 P4 V4,
यहाँ तक पहुंच गया P4 P3 यहाँ तक। और इसके अंदर जो एरिया रहेगा दैट इज द वर्क डन ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन का वर्क डन है, लेकिन उसमें वो हर चीज 100% प्रिकॉशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लिए है। इनफाइनाइट हॉट सोर्स, परफेक्टली इंसुलेटिंग पैड और परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल विथ स्किन। और ये परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल बट परफेक्टली कंडक्टिंग गैस। उसके बाद वो चीज वो निकाले हैं कि एफिशिएंसी की फॉर्मूला है 1 - T2/T1। इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिंक समथिंग यू हैव टू रिलीज टू द सिंक। 100% एफिशिएंसी आप ले नहीं पाओगे क्योंकि विदाउट रिजेक्टिंग हीट टू सिंक इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द वर्क डन। इसी चीज को समझाए हीट इंजन में। ये जो आपका इग्निशन होता है बाइक में, जो इग्निशन होता है, इंसुलेटिंग पैड भी दिया हुआ है और हीट रिलेटेड टू द सराउंडिंग। जब आप बाइक चलाते हो बाइक हीट हो जाता है। फिर घर के सामने गाड़ी जो आपको घर के सामने 5-6 गाड़ी पार्किंग में है, उसको कभी आगे टच करके देखो, आपको पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी रिसेंटली आके खड़ा हुआ है। ऐसा ना कैसे पता चलेगा? ऐसे नहीं 5-6 कार मैम आपके घर के मैम सामने। हमारी पार्किंग लॉट में मैम जो 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 कार रिसेंटली आएगा मैम वो ज्यादा गर्म होगा। वेरी गुड। जो कार आएगा तो वो बहुत ज्यादा गर्म है, और जो कार बहुत ही लॉन्ग ड्राइव करेगा वो और ज्यादा गर्म है। जो कार बिल्कुल कोई चलाया नहीं वो ठंडा हो। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। क्योंकि गाड़ी का जो बॉडी पार्ट है इतना बड़ा सा, उसमें मेटालिक बॉडी, मेटालिक बॉडी को हीट एनर्जी कहाँ से आए? कहीं एटमोस्फेयर से तो लिया नहीं, क्योंकि आजकल हर जगह एटमोस्फेयर टेम्परेचर लेस है, तो कहाँ से लिए? जो हीट एनर्जी आप ही प्रोड्यूस कर रहे हो ना उसके अंदर पेट्रोल जला के, तो कितने अमाउंट हीट एनर्जी वो ले गया? ठीक है, कितने अमाउंट हीट एनर्जी वो ले गया, वही बोला जाता है कि 100% हीट एनर्जी। आप 100 लीटर तेल डालो, 100 लीटर तेल आपका गाड़ी का माइलेज नहीं देगा, मैक्सिमम एनर्जी आपका लॉस हो जाता है सराउंडिंग से। दिस इज योर सेकंड लॉ। इज इट ओके? सेकंड लॉ का खाली 2 स्टेटमेंट है, नो क्वेश्चन, ओनली स्टेटमेंट दिया जाएगा तो यू कैन राइट ऑन योर ओन। कंसिक्वेंसेस क्या है वो आप ऑलरेडी एक्सप्लेन सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ का जो मेन था हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, उसको सिलेबस से आप ही की बैच के लिए ओनली फॉर योर बैच इट इज डिडक्टेड। आई डोंट नो व्हाई फॉर योर बैच इन द setting syllabus setting they have omitted it. ठीक है, now let us come to the two processes involved. One is a reversible process, one is an irreversible process. There are two processes, one is a reversible, the other one is a irreversible. आपका एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग में यहाँ दे रहे, आउट ऑफ सिलेबस जिस चीज पे मैंने कार्नोट इंजन भी करवाया था, कुछ न्यूमेरिकल्स उसके बाद करवाएंगे, लेकिन उसके साथ आपको एग्जैक्टली सिलेबस आपको पढ़ना है फिर स्कूल एग्जाम पर्पस। एक्सेल में रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, which can be retraced to the original system. Which one? रिवर्सिबल वाला एग्जैक्टली रिट्रेस होता है और इरिवर्सिबल वाला नॉट रिट्रेस। ऐसा नो, रिवर्सिबल इंजन और इरिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल सिस्टम, इरिवर्सिबल सिस्टम, टेल मी द डिफरेंस। रिवर्सिबल कहाँ से केमिस्ट्री में पढ़े होंगे? रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल क्या होता है? कोई कोई भी एग्जांपल दे सकते हो आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में? ऐसा नहीं हुआ? पानी गर्म करते हैं मैम उसके बाद दोनों ठंडा हो जाता है। पानी गर्म करके फिर ठंडा कर लेते तो सेम अमाउंट मिल जाता है। होता है क्या? पानी गर्म करके अगर हम ठंडा करते हैं, मेरे पास 1 लीटर पानी था, मैंने उसको गर्म कर दिया, पूरा अच्छे से गर्म किया, उसके बाद सुबह ठंडा किया, उसके बाद मेजरमेंट करूंगी, ये 1 लीटर मिल गया ना? रिवर्सिबल बैठ जाएगा। नहीं, रिवर्सिबल सिस्टम में क्वांटिटी की जरूरत होता है क्या? जितना क्वांटिटी उतना क्वांटिटी एग्जैक्टली बैक करना चाहिए, इससे कोई क्वांटिटी का लिमिटेशन नहीं होता। यस टेल मी।
क्वांटिटी का तो लिमिटेशन होना चाहिए। क्वांटिटी का लिमिटेशन होना चाहिए ना। तो रिवर्सिबल क्या है? इफ द प्रोसेस कैन बी टर्न बैक, ठीक है, वो दिया जो सिस्टम बैक टू द ओरिजिनल सिस्टम का मीनिंग सराउंडिंग के साथ जो जैसे था ऐसे ही रह जाएगा, एग्जैक्टली रिवर्सिबल। कोई रिवर्सिबल का एग्जैक्ट एग्जांपल दो जो आपको पता चलेगा। डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस क्या हुआ? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। डिफ्यूजन, आप कोई भी डीओ का ओपन कर दिए, वो पूरे रूम में डीओ का स्मेल आया, वो रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है? कैन यू सारे डीओ को कलेक्ट करके मैंने उसके अंदर फिर पैक करा सकते हैं? ये तो नो। नो मैम। So it is irreversible. Rusting of iron, rusting of iron, इरिवर्सिबल होगा। ये भी irreversible process। सारे irreversible है क्या? वुड भी इरिवर्सिबल होगा। कौन सा? Rusting। बर्निंग वुड को पेपर। अच्छा, कुछ भी ले लो, सारे आपका irreversible आ रहा है। Burning wood, diffusion of gases, ये सारे तो irreversible आते हैं। Diffusion of gases, ठीक है, और work done against friction। बर्निंग ऑफ वैक्स मैम इरिवर्सिबल होगा क्या? सारे और क्या? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। मैम जब हम नॉन रिजिड बॉडी को क्रश करें तो वो रिवर्सिबल होगा ना, क्योंकि वो तो सारे पत्थर टुकड़ा हो गया, फिर दोबारा उसको बड़ा सा पत्थर बना सकते हैं क्या? वो रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड, जो कि रिजिड नहीं है मैम। अच्छा, तब हो सकता है, तब रिवर्सिबल हो सकता है। मैम मेल्टिंग ऑफ आइस एंड मेकिंग ऑफ आइस रिवर्सिबल होगा। मेकिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, आप ये बोलते हो आइस को मेल्ट करते हैं फिर आइस को फ्रीज करते हैं। हाँ, आपको क्वेश्चन में मैंने क्वांटिटी डाल दिया था, क्वांटिटी आपको लेना नहीं चाहिए था। अब जो वाटर बॉइलिंग दे रहे थे, वाटर बॉइलिंग में आई हैव put quantity, you should tell no, quantity is not required, we are speaking about the process is reversible। लेकिन exactly same amount आया नहीं है, वो different बात, but the process is reversible। boiling water, melting ice, converting ice to water, ये सारे reversible। okay, reversible system और irreversible system। irreversible होता है process which cannot be replaced in the reverse direction exactly। इसमें irreversible होता है ये प्रोसेस which cannot be replaced, in the same direction, exactly जैसे हुआ था exactly same direction में ग्राफ में आप देखोगे not replaced in the same direction exactly, तो ये irreversible है। तो रिवर्सिबल क्या है? which can be replaced in the same direction exactly, ठीक है, which can be replaced in the same direction exactly, जो reversible, irreversible, exchange of heat between bodies and different temperatures। क्या हुआ? कोई भी हॉट बॉडी रखे तो वो चारों तरफ हीट रेडिएट करेगा, मैंने सारे हीट को लाके इसमें फिर दोबारा उसको उतने अमाउंट का हीट दे सकते हैं? ये सब दे सकते हो नहीं? दे सकते मैम। नहीं दे सकते, दैट इज इरिवर्सिबल, द सिस्टम इज इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आपका थर्मोडायनेमिक्स की पोर्शन इतना है, बट वी हैव टू कंटिन्यू न्यूमेरिकल। इसमें से नेक्स्ट आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ सेकंड लॉ? सेकंड लॉ का क्या ड्रॉबैक रह गया? थर्ड लॉ भी है ना, ड्रॉबैक क्या रह गया? ड्रॉबैक ऑफ सेकंड लॉ किस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है? सेकंड लॉ किसको एक्सप्लेन नहीं करता है? यस टेल मी।
सेकेंड लॉ किस टाइप के प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है? सेकेंड लॉ, इट इज एप्लीकेबल टू साइक्लिक प्रोसेस ओनली. इट इज एप्लीकेबल टू साइक्लिक. साइक्लिक आपको पता है, पानी जैसे कहाँ से जाके फिर वापस उसी जगह आना था. स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बैक करके. साइक्लिक मतलब इस डायरेक्शन में गया फिर इधर बैक करके इनिशियल पॉइंट में मिल गया. ठीक, applicable to cyclic process only. तो हम क्या हम बोल सकते हैं मैम कि सेकंड लॉ सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है? देखते हैं, रुको. इट कैनॉट बी प्रूव. सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यही है, इट कैनॉट बी प्रूव डायरेक्टली. खाली एग्जांपल देके हम समझा सकते हैं, कोई इसका प्रूफ 100% नहीं करते. सेकेंड लॉ का प्रूफ ही नहीं, लेकिन वैलिडिटी को कोई कभी कंट्राडिक्ट ही नहीं किया. अभी तो कोई कंट्राडिक्ट ही नहीं कर सकते. मतलब एक चीज ऐसे है जो सब मानते हैं लेकिन कोई कंट्राडिक्ट भी नहीं किया, लेकिन कोई प्रूफ भी नहीं कर सकता. ठीक है. कंडीशन इसमें एक है कि ये प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है पर्टिकुलर कंडीशन में. उसका पास टाइम ही नहीं है. पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस में हाउ इट विल बिहेव, ये हमें जरूरत नहीं. सेकेंड लॉ का दो मेन मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको. ड्रॉबैक ये दो मेजर है. अगेन हम टेलिंग, सिलेबस में हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? थर्मोडायनेमिक्स. बड़ा सिंपल सा था, छोटा सा टॉपिक था. थर्मोडायनेमिक्स वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इंटरनल एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, उसके बाद वर्क डन, उसके बाद हमारे पास आ गए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस. जो प्रोसेसेस हम कल कर रहे थे उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स में आ जाओ. जो वर्क डन के ग्राफ है, वर्क डन के ग्राफ में हम एक भी नहीं किए. वर्क डन इज द एरिया अंडर ग्राफ. आपको इमीडिएटली बोलना पड़ेगा वर्क डन इज द एरिया अंडर ग्राफ. कौन सी ग्राफ में कितना वर्क डन हुआ. ओके, स्टार्ट. आपको एक ऐसे दिया हुआ है, ये इट इज स्क्वायर. यहाँ से स्टार्ट किया P1 V1, P2 V2. ठीक है, P1 V1, P2 V2. और यहाँ ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है. ये वॉल्यूम है V1, तो ये वॉल्यूम V2 है. ये प्रेशर आपका P2 है. और यहाँ आपका प्रेशर आपका यहाँ P2 है, तो यहाँ भी P2 है. और वॉल्यूम यहाँ V2 है, तो ये V2 है. इज इट लाइक दिस? यहाँ वॉल्यूम V1 है, तो यहाँ V2 है, तो ये V2 हो गया. यहाँ V1 होना चाहिए. और यहाँ प्रेशर P1, तो ये प्रेशर P1 होना चाहिए. प्रेशर का एक ही लाइन है. और यहाँ P2 है, P2 है. पढ़े तो वर्क डन बाय दिस सिस्टम. वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होता है, अगेन आई एम टेलिंग, वर्क डन इज द एरिया अंडर द ग्राफ. क्यों एरिया अंडर द ग्राफ? इस ग्राफ के अंदर एरिया इतना है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें एरिया अंदर है. तो दोनों को माइनस करोगे तो इतना एरिया कट जाएगा. वर्क डन इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर. एक एग्जांपल में देती हूँ. एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है? ऐसे नहीं हुआ. एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है? तो साइड मेजरमेंट कर लो. P2 minus P1 ना. P2 माइनस P1 हो गया उसका ये वाला साइड. और ये हो गया V2 minus V1 ना. बस. Yes. दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन. आगे समझ लें. ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कर सकते हो. ठीक है, एनी क्वेश्चन यू कैन डू लाइक दिस. सपोज आई गिव द क्वेश्चन 2 1 2 3. मैंने इसको चेंज कर दिया. दिस इज द क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है. ऐसे दिया हुआ है, ये 2 1 2 3, 2 1 2 3, 5 1 5 3, 5 1 5 3. जो मैं दी एग्जैक्टली उसको तो इसमें चेंज कर दिया. 5 1 5 3 दिखाई दिया वंशिका? इज इट विजिबल? 5 1 and 5 3, 2 1 2 3, 5 1 and 5 3. ठीक है, टेल मी द वर्क डन. 2 1 2 3, 5 1 5 3. 5 minus 2 into 3 minus 1. कितना हो गया?
और इसमें दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आंसर जी 6 सर। 5 ये सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो ये जो 5 है प्रेशर आपका, वो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये 2 लीटर वॉल्यूम है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1.01 इंटू 10⁵। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵। और ये आपका आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर है ना, फोर्स बाय एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करके बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 लीटर को आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो 10⁻³ मल्टीप्लाई करके। बताओ मैम मीटर क्यूब में करना होगा ना? हाँ, 10⁻³ जहाँ लीटर है 10⁻³ मल्टीप्लाई। अरे नहीं, इसको एक्चुअली इंडिविजुअली किया जाता है। सपोज इसका नाम मैंने ए बी दे दिया, ये आपका आगे गया, ये ऐसे गया, इसे साइक्लिक प्रोसेस सिंटेक्स, तो ये रिटर्न कर रहा है। तो वर्क डन अलोंग ए बी, WAB, WAB में आपके पास कितना आ जाता है? WAB में अगर A to B तक आप जा रहे हैं तो एरिया ऑफ दिस वन, एरिया ऑफ इतना बड़ा सा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके एरिया, ये WAB, WAB में कितना आता है आपका? 2 लीटर, 2 लीटर पूरा आ रहा है साइड में, और 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास आ रहा है, बेस इंटू हाइट 2 लीटर इंटू 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपके पास कितना आ गया? 2 लीटर मीन्स 2 इंटू 10⁻³, 5 मीन्स 5 इंटू 10⁻5, 1.01 नहीं ले रहे, जल्दी करने के लिए 5 इंटू 10⁻5। तो कितना आ गया आपके पास? यस, कितने जूल्स हो गया? 2 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻5, कितना जूल्स? नहीं हो रहा, 1000 अराउंड आना चाहिए। 5 इंटू 2 10, 10⁻³ 10⁻5 कितना? 10⁻2, तो 1000 जूल्स, ठीक है। अगर मैं इसको 1.01 मल्टीप्लाई करती हूँ, 1.01 यहाँ लेती, तो ये 1010 जूल्स एग्जैक्टली होता है, 1010 जूल्स। ये मेरे वर्क डन फ्रॉम A to B। अगर मैं वर्क डन फ्रॉम B to C करूँ तो कितना होगा? B to C में वर्क डन क्या होगा? एरिया कुछ भी नहीं है उसके अंडर में, ऐसा नो, वर्क डन फ्रॉम B to C कितना होगा? अरे B to C तो ऐसे है, इसका एरिया कैसे आएगा? वर्क डन B to C, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, प्रेशर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम जो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो वर्क डन फ्रॉम B to A इज ऑल्सो 0, बट वर्क डन फ्रॉम C to D, C to D में क्या होगा? हाइट कितना है C to D में? C to D में मेरा हाइट है कितना? C to D is anyone? C to D में 2 लीटर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन माइनस होगा, -2 लीटर इंटू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कितना हो गया आंसर? 2 लीटर 2 इंटू 2 लीटर 2 इंटू 10⁻³ माइनस प्लस 2 इंटू 10⁵, नहीं प्लस का इंटू, तो 2 2 जर -4, -4 इंटू 10⁻²,
-4 इंटू 10⁻², कितना हो जाता है? -400, नहीं, -400। तो इसको अगर मैंने एग्जैक्टली 1000 ले लिया, सपोज 1 है, कितना है 1000 और ये -400, तो मेरे पास कितना वर्क डन हुआ? इज एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? नो आंसर. Work done is your 1000 joule positive minus 400 joules. Total work done 600 joules. 600 joules is your answer. तो मल्टीपल चॉइस में आपको 606 दिखाई जाएगा एग्जैक्टली 1.01 के लिए। है समझ में कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन? इस टाइप का बहुत ही क्वेश्चन है। विल कम अक्रॉस इट टुमारो। कल हम इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे। नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, यू कैन लीव द क्लास नाउ। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Number of students.